बैसाख मास की तपती धूप में चमेली की सुगंध लेकर और सावन मास का एहसास लेकर मैं वर्षा दूरदर्शन यादगिरी की टीम के साथ आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चमेली एक ऐसा पुष्प जो आकार में छोटा होने के बावजूद अपने वातावरण को सुगंधित कर देता है। हर कोई जो उसके पास से गुजरे उसकी महक से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही उद्देश्य लेकर शुरू किया गया हमारा चमेली कार्यक्रम। चमेली कार्यक्रम में हम आपको उन व्यक्तित्वों से मिलवाते हैं जो अपनी जीवन कथा के आधार पर या उनके जो अचीवमेंट्स है उनके आधार पर आपके जीवन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाएंगे, आपको कोई अच्छी सोच दे जाएंगे। तो हमारे आज की जो व्यक्तित्व हैं, जो शख्सियत हैं, मैं आप सबको पहले उनका स्वागत करते हैं हम सब मिलकर और फिर मैं उनका आपका परिचय दूंगी। डॉक्टर अजय कुमार जी अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वर्षा जी, आपका भी स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बिल्कुल बिल्कुल सर, उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम अच्छा जाएगा। जी, वी विल बी इन ए पोजीशन टू टेल समथिंग टू द पीपल। यस डेफिनेटली। डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक छोटे से कस्बे में जन्मे पर अपना पहुंच जो उन्होंने बनाई है विदेश तक, वो अभिनंदनीय है, सराहनीय है। डॉक्टर अजय कुमार जी अग्रवाल गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री ले चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल जी दुनिया के 23 पॉजिटिव चेंज मेकर पर्सनालिटीज़ में सिलेक्टेड हैं। इनको कई संस्थाओं ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। ये एसएमई सेक्टर जो है, एमएसएमई सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल उसको बहुत प्रमोट कर रही है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। तो अजय कुमार अग्रवाल जी उसके भी पब्लिक रिलेशंस कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। तो अजय कुमार अग्रवाल जी नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंटरनेशनल चेंबर ऑफ पब्लिक रिलेशंस के। बहुत बड़ा इनका परिचय है। तो उस परिचय के साथ ही आज हम इस व्यक्तित्व से मुलाकात करते हैं। तो आप सबके साथ चलिए कुछ बातें करते हैं डॉक्टर अजय कुमार जी अग्रवाल से। तो अजय जी, कैसा लगता है पलट के देखने पे कि उस छोटे से कस्बे में जन्मा एक लड़का अजय आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव अवार्ड को हासिल करके आया है? तो कैसा लगता है आपको पलट के जब आप देखो? सोच के बहुत अच्छा लगता है और ये जब मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे को विश्वास भी नहीं होता कि मैं इस जगह से पहुँच के यहाँ तक पहुँचा। लेकिन मेरे अंदर एक फीलिंग है कि शुरू से ही मेरे बचपन से ये फीलिंग रहा है कि आई वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग हट के काम करना। अब जैसे अजय है जी, अजय में जनरली स्पेलिंग होती है AJAY जी, बिल्कुल। पता नहीं मेरे को, मैंने अपने AJAI लिखा है जी। कैसे लिखा है जी? एक जय साबुन आता था पहले, हाँ जी, बहुत पहले एक जो है जय साबुन नहाने का साबुन, रेक्सोना हमाम जय आता था, उसमें जय की स्पेलिंग JAI थी जी। तो उसमें हमने कहा कि जय उसमें है, A ऐड कर दिया, अजय बन गया। हाँ जी। तो पता नहीं क्यों फ्रॉम द बिगिनिंग मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ लोगों से। मेरा नाम भी हो तो कुछ अलग पहचान मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान बने और मैं वही कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पहचान कब बने हैं सूरत के ही सहारे, जीते हैं शान से वो सीरत को जो संवारे। तो आपकी ये जो सीरत, जो पर्सनालिटी से आज हमको मिलने का मौका मिलने वाला है, ये जो अगला हमारा समय हम व्यतीत करेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी ऑडियंस से भी मेरी गुजारिश है कि उनके जो अनुभव है उनसे देखें कैसे इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो अजय जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस भारत गौरव अवार्ड की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आपको दिया गया। तो कुछ उस बारे में बताइए, कैसे वहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, ये पेपर में निकला था, एडवर्टाइजमेंट आया था, क्या नाम ये कि जो है आप अपनी एंट्री भेजिए और वहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड से लोगों की एंट्रियाँ आई थी। बिल्कुल। ये जो अवार्ड है, ये इंटरनेशनल भारत गौरव अवार्ड जो है जी, ये जो इंडियंस को, आउटस्टैंडिंग इंडियंस को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। और ये इंडिया में नहीं दिया जाता है, इंडिया के बाहर सॉइल पे दिया जाता है जी, आउट ऑफ इंडिया सॉइल। तो ये इस बार जो है कभी कहीं होता है, कभी ब्रिटेन में होता है, कभी लंदन में होता है, कभी अमेरिका में होता है, कभी कहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो अलग अलग जगह पर होता है। लेकिन इंडिया के लोगों को, इंडियंस को, भारतीयों को ये अवार्ड दिया जाता है और ये उनके जो कार्य क्षेत्र है उसके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इस 2 साल पहले मेरे को जो लंदन में जो अवार्ड मिला था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मिला था जी। और ये बहुत गौरवपूर्ण अवार्ड है। दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड
जो किसी एक भारतीय को दिया जाता है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, विदेश में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार हम इसे कह सकते हैं, जो भारत के नाम आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि हमने देखा, आपने दुनिया का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारा नाप लिया, आपने 32 देश आपने घूम चुके हो, 34 कंट्रीज, बढ़िया बढ़िया, रोम और पता नहीं कहाँ कहाँ आप घूमे हो। तो सर, इतनी पूरी दुनिया में आप घूमे हो, इतने सारे लोगों से आप मिले हो, तो कोई ऐसी शख्सियत या किसी से ऐसी मुलाकात जो आपके दिल में घर कर गई हो, कुछ ऐसे मेमोरेबल इंसिडेंट या किसी से हुई कोई एक मुलाकात? देखिए, मेरा ये नेचर है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ जी, कोशिश करता हूँ वहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति से विशेष से मिलूँ, और मैं बहुत सी जगह गया हूँ, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है जी। हर जगह का कल्चर, एटमॉस्फेयर, रहने का ढंग, मैं सब उसको भी स्टडी करता हूँ कि कैसा लोगों का रहने का ढंग है, क्या करते हैं, क्या स्पेशलिटी उस कंट्री की, और कैसे वो कंट्री ग्रोथ किया उसने, और हमारे कंट्री में उस कंट्री में क्या डिफरेंस है जी। हाउ वी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन हमारा कंट्री में उनकी कंट्री में, गैप कैसे ब्रिज कर सकते हैं, या क्या हमारे पास कमियां हैं या हमारे पास क्या अच्छाइयाँ हैं, तो दैट आल्सो मैं स्टडी करता हूँ। और मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, उनके लोकल लोगों से मिलता हूँ, क्या नाम जो है, इवन आई गो टू वेरी स्मॉल प्लेसेस आल्सो, वहाँ पर छोटी छोटी जगह पे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, उनको अपने देश के कल्चर के बारे में बताता हूँ कि हमारा कल्चर जो है एक बहुत महान कल्चर है जी। और विश्व गुरु हम लोग थे और फिर बनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या होता है कि जब तक हम लोग, सरकार एम्बेसडर्स क्यों भेजती है, जो फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसडर्स जाते हैं, अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट करती है, क्यों करती है, दे आर वहाँ पे जो उनको इसलिए भेजा जाता है कि वो अपने कल्चर के बारे में बताएं, अपने देश के बारे में बताएं वहाँ के लोगों को। आपको मालूम होगा, पहले हमारा देश जो है सपेरों का देश माना जाता था कि भाई यहाँ पे जो स्नेक चार्मिंग जी, वो देश माना जाता था जी। लेकिन अब सिचुएशन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। अब सपेरे नाम की तो चीज़ मालूम ही नहीं लोगों को। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। अभी हम लोग 5th इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग है, और साल 26 तक हम लोग जो है दुनिया की सबसे टॉप 3 इकोनॉमी में हम लोग आ जाएंगे। तो जब तक हम बताएंगे नहीं लोगों को, वो कैसे रहेगा। बिल्कुल। तो मैं जहाँ जाता था उसका कल्चर, उसका रहन सहन, खान पीन, सब उसके बारे में देखता था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो आपने ये सोचा कि अगर मुझे सभ्यता संस्कृति इनकी जाननी है और इन तक अपनी पहुंचानी है, तो सिर्फ एसी के ऑफिस में मैं जाऊं, बैठूं, लोगों से मिलूं, नहीं, मैं गली कूचों में जाऊं, वहाँ के लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं, उनके बारे में जानूं और अपना उनको समझाऊं देश के बारे में। तो ये बहुत अच्छा आपने जो माध्यम चुना, बहुत बहुत अच्छा। तो सर, हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आज की जो जनरेशन है, उनको करियर गाइडेंस के लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि इस फील्ड में भी आप करियर बना सकते हो। आजकल की जो पीढ़ी है वो ऐसे नए नए करियर्स चूज़ कर रही है। तो सर, जब आपने ये जो पब्लिक रिलेशंस वाला जो आपका फील्ड रहा है, जब आपने इसको चुना होगा, तब तो इसके बारे में किसी को ऐसे पता भी नहीं होगा या सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि भाई जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन से भी आप अपना जीवन, उसके जो आमदनी का जरिया है उसको बना सकते हो। तो ये कैसे सर? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। जब मैं छोटा था, मैं बताया ना आपको, मेरा नेचर है कि मैं आई वांट टू बी डिफरेंट। पहले मैं हॉकी खेलता था, हॉकी में भी मैं स्टेट लेवल का प्लेयर था, यूपी स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट किया हॉकी में जी। और मैं कुछ भी काम करता था लोगों से हट के काम करता था। मेरा एम ये है कि आप जो भी काम करिए उस पर शिद्दत से करिए, आप शिद्दत से करिए, लग के करिए, मेहनत से करिए, लगन से करिए। जब कभी किसी कार्य को आप लगन से करेंगे तभी आप कुछ उसको पा सकते हैं। शुरुआत किया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा शुरुआत किया, पकड़ा, उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को अगर आपको सफल होना है तो दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि जो भी बात मैंने लिया है, दिस इज द वे आई एम गोइंग टू डू इट, है ना। तो उसमें मैं बताता हूँ आपको, मैंने LLB किया है, BSc LLB किया है। हाँ जी। उसके बाद मेरा जुडिशियल सर्विसेज में जाने का इरादा था। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए मैंने उर्दू भी सीखी है, आई कैन रीड एंड राइट उर्दू ऑल्सो। ओके। और उसको जाने का था, तो वहाँ पे जिस दिन मेरा लॉ का रिजल्ट आया जी, उसी दिन बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर आया।
पता नहीं सर ये क्यों आता है, दोनों हाथ में मलाई एक साथ आती है और आपको एक ही हाथ की मलाई खानी होती है। तो उस समय सर जैसे ये दुविधाओं वाली जो बात है, आज की जनरेशन भी बहुत कंफ्यूज रहती है, तो सर जब ऐसी दुविधा हो तो इंसान को क्या सोचकर अपना जो फैसला लेना चाहिए? नहीं, मैंने तो फैसला अपना लिया था कि मैं जो है बैंक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बाबू के नाम से चिढ़ती और बैंक में जाके मेरे को बाबू ही बनना था जी। लेकिन जो क्या डेस्टिनी जो लिखा होता है ना, आपके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। आप कितना भी कोशिश कर लिए तो सब ने कहा भाई चले जाओ, तुम किस्मत वाले हो कि लोगों को जॉब मिलता नहीं है, तुम्हारा उसी दिन जॉब आ रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर आया। मैंने लॉ में भी क्या नाम जो यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी, बढ़िया। तो क्या होता है कि सबने कहा वहीं जाके पढ़ाई कर लेना जुडिशियल सर्विसेज की जी। आ गया मैं। आने के बाद में देखिए, जॉब में आने के बाद आदमी थोड़ा फ्री हो जाता है, तो मैं आने के बाद मैं वहाँ पे सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, लायंस ज्वाइन किया, लियो ज्वाइन किया, जेसी ज्वाइन किया। तो कुछ ना कुछ मैं करता रहता था जी। अब जैसे रामपुर है जी, रामपुर में पहली पोस्टिंग हुई थी मेरी जी। एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ पे जो है बहुत सारे बैंकर्स हैं जी, बहुत सारी बैंक्स हैं जी, बहुत सारे क्लर्क्स हैं जी। लेकिन मेरा एक पहचान थी है रामपुर में कि जो भी मैं कुछ लोग काफ़ी से सारे लोग जानते थे कि अजय अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति है। तो मैं जहाँ भी गया मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वहाँ गया, मैंने आर्टिकल लिखने शुरू किए। उससे पहले मैं जब बरेली कॉलेज में पढ़ता था, LLB कर रहा था, मैंने 7 पेपर्स का, न्यूज़पेपर्स का कॉरेस्पोंडेंट भी था, उनके लिए न्यूज़ भेजता था, वो सब करता रहता था। वो 20 से 25 साल की उम्र के बीच में रहे होंगे तब आप? जी हाँ जी। 20-25 से भी कम था मैं। अच्छा। 25 में तो मैं यहीं आ गया, 24 में तो इधर ही आ गया था, हैदराबाद में आ गया था। अच्छा। मैं उस समय होऊंगा 18 से 20 के बीच में, 18 साल का जी। तो मैंने वहाँ पे रामपुर में आया। जब आपको अपनी अलग पहचान बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी सर। तो मैंने वहाँ पे अपना रेडियो वालों से कॉन्टेक्ट डेवलप किया जी। ऑल इंडिया रेडियो वहाँ पे रामपुर में है जी, उनसे कॉन्टेक्ट डेवलप किया। वहाँ पे रेडियो टॉक्स वगैरह देना लगा। इन्होंने एक मेरा इंटरव्यू भी लिया था कि खो खिलाड़ी, कैप्टन खो खिलाड़ी यूनिवर्सिटी का, उस पर लिया था। फिर मैंने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया जी। उस बेस पे हमारे बैंक ने जो है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की पोस्ट निकाली और उसमें 150 लोगों में मेरे को जो है सेलेक्ट किया गया। अच्छा, वो आपका पब्लिक रिलेशंस की तरफ पहला कदम था? पहला कदम था। तो उसमें मेरे कोई डिग्री, बेसिक डिग्री कुछ भी नहीं थी पब्लिक रिलेशंस की, ये लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था एंड दिस इज बिगेस्ट एक्सपीरियंस जो है हमारा पब्लिक रिलेशंस में था कि देखिए मैंने आर्टिकल लिखे थे, मैंने रेडियो टॉक्स दी थी और मैं सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था जी। बैंक में उस समय डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ती थी, डिपॉजिट भी मैं बहुत लेके आता था क्योंकि हमने सुना है मैक्सिमम डिपॉजिट्स आपके टाइम में कलेक्ट हुआ करते थे। क्योंकि क्या होता है कि आदमी जब रिलेशन बनाता है, मेरा उसूल रहा है कि आप बिजनेस के लिए लोग मत जाइए, आप जी, आप रिलेशनशिप बनाइए। एक बार रिलेशनशिप बन गई तो ऑटोमेटिकली आपके पास बिजनेस आएगा। मैं उसमें विश्वास करता था। पर ये ऐसे हो गया ना सर कि रही मन इस संसार की यही रही है रीत, जिसका जितना स्वार्थ है उतनी उसकी प्रीत। तो ये आज की पीढ़ी का उसूल हो गया है। लेकिन उसमें क्या होता है, लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हाँ। जो अचीव करना चाहिए उनके अंदर कैलिबर बहुत होता है जी, बहुत नॉलेज होती है। आजकल देखिए हमारे टाइम में इतने एवेन्यूज़ नहीं थे, इतनी नॉलेज अवेलेबल नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जॉब्स अवेलेबल नहीं थे, लिमिटेड थे। हाँ, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या फिर सीए तो उस टाइम पर इतना पॉपुलर था नहीं, कुछ भी नहीं था, सीए वगैरह नहीं था, एमबीए तक पॉपुलर नहीं था जी। तो आप बीएससी कर लीजिए या तो कहीं टीचर बन जाइए या फिर डॉक्टरी बन जाइए। डॉक्टरी में हर आदमी तो आ नहीं सकता। पहले मेरा घर वालों की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो आपने वैसे डॉक्टर नहीं बने पर आपने ऐसे पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा तो मेरे दिल में एक कीड़ा था जी, दिमाग में कि मेरे को जो है डॉक्टर बनना। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बने। अब वैसा तो डॉक्टर नहीं बन पाया, कितनी होशियार भी नहीं था मैं, कुछ मेहनती हूँ, होशियार नहीं था। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे कि दिमाग में आज एक दिन अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना है और भगवान के आशीर्वाद से, हमारी मेहनत से वो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा बलवान होती है सर, कहते हैं ना, इच्छा बलवती होती है जी। तो सर जैसे आप नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंटरनेशनल चेंबर ऑफ पब्लिक रिलेशंस के जी, तो बहुत ही साधारण सी बात है ये कि आपको कोई भी पद या कोई भी आपको कह लीजिए फिनेंसेस है ना, बिना मतलब कोई नहीं देगा आपको। तो आपने बहुत मेहनत की है उस पद तक पहुंचने के लिए, पर इस पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं आपको भी एक ऐसा मोड़ आया होगा जब आपको लगा होगा कि मुझे मेरी पूरी जो नॉलेज है
कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा होगा कि अरे भाई इसको तो हैंडल करने में मुझे मेरा पूरा एक्सपर्टीज डालना पड़ेगा, या कहते हैं ना कि पसीने निकल जाए, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी इस पूरी लाइफ की हिस्ट्री में कभी आया हो? नहीं, ये तो एक्सपीरियंस हमारा हर कदम पे रहा है मेरे साथ जी। पता नहीं क्यों मेरे को हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और करता हूँ मैं, लेकिन जीत मेरी होती है। बिल्कुल। तकलीफ़ें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, जहाँ मुश्किलें होती हैं वहाँ राह आसान बनानी पड़ती है। कहते हैं ईश्वर उसी को कष्ट या उसी को चैलेंज देते हैं जिसमें उसका सामर्थ्य होता है। सामर्थ्यवान है तभी आपको सुख मिलेगा, सामर्थ्यवान तभी आपको दुख मिलेगा। जिसमें उसको सहने की शक्ति होती है या जो उससे पार निकल सकता है, उसको खुद से मिलवाने के लिए भी बहुत बार भगवान ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। तो क्या सिचुएशन थी सर? नहीं, जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह जी। हर प्रमोशंस में मेरा कोई माई बाप नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरा काम बोलता था जी। लेकिन फिर भी मेरे को स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि जब तक आपका, आजकल क्या ज़माने में, जब तक आपका माई बाप नहीं हो काम नहीं होता। हाँ सर। लेकिन मैंने क्या अपने कार्य से, अपने रिलेशनशिप से, अपने व्यवहार से जी लोगों का दिल जीता है। इसी तरह की बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सर, जैसे कि MSME जो है हमारे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, अभी भारत की इकोनॉमी जैसे आप बता रहे हो, इट्स अ फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, तो MSME की साइड में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, अभी आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चैम्बर में भी आप SMEs के डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहे हो, एडवाइजर हूँ मैं इसका। एडवाइज़र हैं, तो वहाँ पर आपका रोल इस बारे में बताइए सर। और क्या MSME से रिलेटेड आप डिस्कस करना चाहोगे कि हमारी ऑडियंस को पता चले? जैसे बहुत लोग होंगे जिनको ये नहीं पता हो कि MSME क्या है, हो सकता है उनके जीवन में वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, है ना? तो MSME से रिलेटेड कुछ बताइए सर। MSME में क्या होता है कि बहुत सी जो इंडस्ट्रीज होती है ना जी, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कोई नहीं मिलता है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज क्या वो स्ट्रगलिंग स्टेज में होते हैं जी। स्ट्रगलिंग स्टेज के लिए किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हमारे जो SME चैम्बर ऑफ इंडिया है जी, उसमें जो है हम लोग उनको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आपको लोन लेना है जी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्रोच करिए, आपको इंटरेस्ट कितना है, कितना आपको लोन ले सकते हैं, कहाँ जाना है आपको, किससे मिलना है, वो सब उनको एजुकेट करते हैं और इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हम लोग इंटरेक्शन सेशन रखते हैं। अच्छा। कि किसी प्रोग्राम्स, इस तरह के प्रोग्राम्स रखते हैं कि जो उनको हम एक तो नॉलेज देते हैं, उसके बाद इंटरेक्शन रखते हैं, सेशन रखते हैं। हाँ, पता ही नहीं होगा कि भाई ये बना मेरे लिए। और अक्सर ऐसे होता है कि इनका बेनिफिट्स वो लोग उठाते हैं जिनको अपना मनी डाइवर्ट करना हो। तो जो मेन उद्देश्य है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का, वो उन लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाता है जिनको उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। वेरी ट्रू। उसमें यही होता है कि जिसको नॉलेज होती है ना जी, वो फ़ायदा उठा लेता है, या उसमें जो बड़ी मछलियाँ होती हैं जी, वो जो बेसिक जो एक्चुअल जो प्रॉफिट है, एक्चुअल जो बेनिफिट है, वो बड़ी मछलियाँ उठा लेती हैं, क्योंकि उनको मालूम है इट विल नॉट पर्कुलेट डाउन टू द लोअर लेवल, नहीं जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको मालूम होना चाहिए कि भाई उनको टाइम टू टाइम एजुकेट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, वो सब हम लोग करते हैं जी। और उसके लिए भी आप लोग ऑफिस में नहीं रहते हैं, यू गो टू, जैसे आप बता रहे थे, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में आते हैं, उनसे मिलते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, जो भी हो सकता है हर तरीके से उनको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं कि भाई आपके ये राइट्स हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये चीज़ आपको अवेलेबल है, ये चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए जो चीज़ अवेलेबल है आपको मालूम नहीं कैसे मिलना है, उसके लिए हम बताते हैं कि आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि एक पर्सन, बैंक्स जो होते हैं हमारे, क्योंकि ये जो मीडियम एंड स्मॉल वाले ही कहूँगी मैं, मीडियम वालों को तो फिर भी पता है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले होते हैं उनको चीज़ें पता ही नहीं होती। उनको अगर पैसा चाहिए तो उनको बस ये पता है कि भाई बैंक जाओ या किसी से लोन ले लो। तो जब ये बैंक को अप्रोच करते हैं लोन के लिए, तो अगर वहाँ पे MSME को एक्सप्लेन करने वाला कोई पर्सन हो, जो हेल्प डेस्क पे लिखा हो MSME, तो उसको वो बोला जाए कि भाई आप लोन लो, उससे पहले एक बार आप उस पर्सन से मिलिए, बात करिए, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वो उनको बताए, क्योंकि लेमैन होते हैं सर, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आती ही नहीं है कि उनको रजिस्ट्रेशन से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं।
नहीं तो उसके लिए क्या है, देखिए हर बैंक में एक MSME डेस्क होती है। होती है बढ़िया। ज़्यादातर अब तो, पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब जो हर जगह होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है जी। और MSME सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन भी दे रही है। जी जी। तो उसमें डेस्क होती है, लेकिन पूरी बात है उसको बैंक को कैसे लाना, उस व्यक्ति को बैंक तक कैसे पहुंचाना, उसके लिए हम लोग उनको एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं, वो सब करते हैं। और वो भी उसके लिए वो उस भाषा में उन तक पहुंचना कि उनको पता चले। जैसे कोई लोकल एरिया है, वहाँ पे आप कितना ही बड़ा बैनर लगा दीजिए MSME दिस, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं समझेगा। तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको उन तक पहुँचना है और उनको फिर उसके बेनिफिट्स बताने हैं, ताकि जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसे भी MSME इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द प्रेजेंट इकोनॉमी, तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि हम लोग देखते भी हैं, है ना, बहुत पर्पस ये हद तक सॉल्व भी हो रहा है। जो छोटा छोटा बिजनेस करने वाले लोग थे, जब उनको पता चलता है कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट्स ही मिलने वाले हैं, तो वो लोग, देखिए गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स होती है जी, कोई भी स्कीम होती है जी, बेनिफिट्स होते हैं जी, लेकिन बेनिफिट्स लोगों को मालूम ही नहीं है कि बेनिफिट्स क्या है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मालूम भी है तो उनको कैसे बेनिफिट को पाया जाए वो नहीं मालूम है। वो सब बहुत, उसके लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उनको टाइम टू टाइम, ये नहीं कि भाई एक बार आपने बता दिया काम हो गया, इसके लिए आपको रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, रेगुलर फील्ड में रहना पड़ेगा और उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि उनको जो नॉलेज जो है बराबर बढ़ती रहे और उसको परफेक्ट हो जाए, तब उसको अवेल कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक राउंड द क्लॉक वाला एक काम एक दिन है। में नहीं होता काम। नहीं, और क्योंकि जैसे दे दिए, उनको बेनिफिट्स बता दिए, रजिस्ट्रेशन हो गया, पर कहीं ना कहीं जब उनको कुछ रीपेमेंट है, तो जब रीपेमेंट का शेड्यूल स्टार्ट हुए उसके पहले जाएं उनके पास और उनको बताएं कि देखो अब ऐसे होने वाला है, तुमको ये करना है। तो बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स वेरी गुड कि यू आर एन एडवाइजरी टू द पब्लिक रिलेशन कमिटी ऑफ बोथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। थैंक यू। या और सर बताइए, जैसे आपने इतने सारे लोगों से आप मिले हैं दुनिया भर में, हम जैसे तस्वीरें भी देखते हैं आपकी, कुछ ही लोग होंगे जिनसे आप दुनिया में मिले नहीं हो, वरना हमने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ आपकी तस्वीरें देखी हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई एक ऐसी मुलाकात सर जो यादगार रही हो आपको, आप इतने लोगों से मिले हो, किसी एक ऐसे इंसान से मिलना जो आपको यादगार बन गया हो? नहीं, ऐसे तो बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ और मिलता रहता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है कि लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके बारे में जानना, उनसे सीखना जी। तो जिससे भी आप मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं जी। आप बच्चे से मिलते हैं उससे भी सीखते हैं, बड़े से मिलते हैं उससे भी मिलते हैं, पॉपुलर आदमी है उससे मिलते हैं उससे भी सीखते हैं, जो पॉपुलर नहीं है उससे भी सीखते हैं जी। बिल्कुल। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस, वी लर्न द थिंग्स टिल वी डाई। ये अनएंडिंग प्रोसेस है ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो आप जाइए, लोगों से मिलिए। मैं लोगों से मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। अब बाहर जाता हूँ तो बहुत बड़े बड़े लोगों से तो नहीं मिल सकता, लेकिन जो भी जिससे मिल सकता हूँ उससे मिलने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मैं US गया था, लास्ट ईयर मैं US गया था जी। मैं ईस्टर्न चार्ट यूनिवर्सिटी गया था जी। और वहाँ पे लोगों से, प्रोफेसर्स वगैरह से मिला था, डिस्कस किया था। तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है जी। अब मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊँ, मैं अभी भी मैं जो है एक कोर्स कर रहा हूँ वाटन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है जी। उसमें से लीडरशिप और मैनेजमेंट पे मैं एक कोर्स कर रहा हूँ वहाँ से। अच्छा, अभी आप कर रहे हो? इस एज में भी कर रहा हूँ। सो अप्रिशिएबल। मैंने आपको बताया ना, मैंने PhD की एट द एज ऑफ 62। तो मैंने PhD करने के लिए, सब्जेक्ट क्या था सर आपका PhD में? रोल ऑफ बैंकिंग इन नेशनल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस। मतलब आपने ये उस टाइम टॉपिक लिया जबकि मर्जर्स फुल फ्लो में थे इंडिया में जी जी। प्राइवेटाइजेशन को, जो बैंक्स थे उनका जितना हो सके एग्जिस्टेंस खत्म करके जो पब्लिक बैंक्स हैं उनके मर्जर्स, ज़्यादातर मर्जर तो प्री कोविड हुए हैं जी। और उसके बाद जो है क्या नाम, ये सब चल रहा था, लेकिन ये उसके ऊपर ही मैंने सब कुछ लिखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग फॉर नेशनल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक उस वक्त, तो एक जो कॉन्करेंट टॉपिक कहते हैं ना, एक ज्वलंत मुद्दा था उस समय कि बैंक्स का क्या रोल है आज देश की इकोनॉमी में। उस विषय को आपने PhD लेके किया, तो यही बताता है कि आई वांट टू बी समथिंग डिफरेंट। नहीं, तभी आपको माइलेज मिलेगा। देखिए आपको जब आप जाइए, अगर आप सक्सेसफुल हैं होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक भीड़ है, आप भीड़ में खड़े हैं, आप यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द भीड़। यस बिल्कुल,
है ना। तो आपको अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक अलग से दिखना पड़ेगा। भीड़ में भी 1000 आदमियों में एक आदमी अलग से दिखना चाहिए कि भाई ये आदमी अलग है। अजय कुमार अग्रवाल जी उन पंक्तियों में मानते हैं कि समंदर में हम जब भंवर देखते हैं, ये हिम्मत है उसमें उतर देखते हैं, और जुबान तल्ख होती तो मुमकिन नहीं था, मधुर बात का हम असर देखते हैं। इसी तरह की बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हमारे चमेली कार्यक्रम में चमेली की सुगंध महक रही है, महक रही है, महक रही है, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार जी अग्रवाल जी। अजय जी, अजय अभी आपने कहा था कि मधुर बाणी जी, तो उसके ऊपर मेरे को एक दोहा याद आता है। बिल्कुल। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर आपने किसी से प्यार से बात कर लिया जी, तो वो आपका ज़िंदगी भर के लिए गुलाम हो जाएगा। आपने कुछ दिया नहीं, जैसे मैंने आपको नमस्ते कर लिया कि वर्षा जी गुड मॉर्निंग या नमस्ते, मैंने आपको कुछ दिया क्या? नहीं। आप मेरे से छोटी हैं जी, लेकिन मैंने आपको कुछ दिया नहीं, उसके बदले में मैंने आपसे कुछ लिया है। जी, क्या लिया है? आपके दिल में अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल। तो वो आजकल के बच्चों में दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज लैकिंग। वही सर, हमको जैसे लगता है कि ये जो आज का हमारा यूथ है, मैं चाहूँगी आप, क्योंकि आप पब्लिक रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, तो हमारा आज का जो यूथ है, जो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया हो गया है, कमेंट्स वाली दुनिया, एक आप कहीं पे भी कमेंट्स देखते जाओ आप, तो इतने कमेंट्स होंगे। तो मुझे लगता है जो हमारा ये यूथ है ये राइटिंग में एक्सपर्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू ओरल, वो बोलते हैं ना कि संवाद से समझ तक, तो वह संवाद के लिए ये लोग थोड़े से हेजिटेंट हैं जी। तो आपको क्या लगता है, आपको आजकल का ये जो यूथ है उसको आप अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस से आप चाहते हो कि उनको कुछ मैं सीख दूं, बिकॉज यू सेड कि आई डोंट वांट टू डाई अनहर्ड जी, तो हमारी आज का जो यूथ है तो उसको आप क्या चाहेंगे कि मैं क्या संदेश उनको देता चलूं? देखिए, एक मैगजीन निकलती है बॉम्बे से, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था जी। तो उन्होंने पूछा था कि आपका एम क्या है, व्हाट्स योर एम? तो मैंने कहा माय एम इज आई डोंट वांट टू डाई अनहर्ड। सेम थिंग जी। जब आप इस दुनिया में आए हैं जी, कुछ करके जाइए। पेट तो देखिए सड़क पे घूमने वाला कुत्ता भी भर लेता है जी। अगर आदमी कुछ भी बिना करे कुछ चला गया, कुत्ते में आदमी क्या डिफरेंस है? तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको भी डिफरेंट रहना पड़ेगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये यूथ की वाली बात आपने की जी। यूथ जो है दे आर मोर मटेरियलिस्टिक देन रियलिटी। दे हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, दे आर फोकस्ड टू देयर ओन वे ऑफ लाइफ, दे डोंट लिसन टू अदर्स, समटाइम्स दे अवॉइड लिसनिंग देयर एंड डोंट टॉक प्रॉपरली। वो बहुत ज़रूरी है। ये जो जेनजी है ना, उसका वही बता रहे हैं सर कि जो आउटपुट बोलते हैं ना, जो जॉब्स का आउटपुट होता है, इस जेनजी का जॉब आउटपुट रेशो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनको किसी की सुननी नहीं है, किसी की माननी नहीं है, ईगो बहुत ज़्यादा है। तो आई वांट कि उनको आप कुछ एक संदेश दें, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग जुड़ते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, हम चाहते हैं कि आप कुछ उनको संदेश दें। एक ईगो जो है ना, दैट किल्स ए पर्सन। अगर मेरे पास ईगो है, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मी। यस, आप ईगोइस्टिक हैं, हु केयर्स फॉर यू? हु केयर्स? बिल्कुल। तो आजकल आजकल बच्चों में भी सिखाना पड़ेगा कि बेटा या बेटी जो भी है, आपके बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपको जो है ईगो अलग, अगर आपको सक्सेसफुल होना है जी, अगर आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ना, यू मे बी वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन जब आप सोशल नहीं है जी, एक्टिव नहीं है जी, एक्सट्रोवर्ट नहीं है जी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल। आप जो है वहीं की वहीं आप ऊपर, थोड़ा ऊपर पहुंच जाएंगे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा सकते। उसके लिए क्या है, आपको आउटस्टैंडिंग रहना पड़ेगा, डिफरेंट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा और इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। अब मैं आई ऑलवेज बिलीव इन दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जी, जो आपके एक्शंस हैं दे स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कार्य जो है ना, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है जी, कि कार्य आपका बोलता है, खाली शब्दों से काम नहीं चलता, जी, खाली बातों से काम नहीं चलता, उसको आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिखाना पड़ेगा कि यू आर समथिंग डिफरेंट। रिकॉग्निशन चाहिए ना, बिल्कुल। तो उसके लिए डिफरेंट बनने के आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने आपको ये एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेसिव इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। अब जैसे आपके घर पे, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जी,
आजकल के बच्चे जो आपके गेस्ट भी आते हैं तो उनसे मिलना नहीं चाहते। मेरे पिताजी क्या मैं बताता हूँ आपको, ही वॉज वेरी सोशल। मेरे घर में कोई भी आता था तो हम मैं उनको बुलाते थे, उनसे कहते थे बात करो, नमस्ते करो, बात करो और जाओ। जी, नींव वहीं से पड़ी है। वहीं से पड़ी मेरी प्यार की। बिल्कुल बचपन तो आज के ज़माने में एज ऑफ नाउ मैं भी जो है मैं किसी से बातचीत करने में घबराता नहीं हूँ। जी, आई कैन कन्विंस गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो। बट एक छोटी सी कमी आपको बताता हूँ। बस वही हम आपको पूछ रहे थे कि कहीं तो कुछ ऐसा लगा होगा जब पसीने निकले होंगे कि नहीं यहाँ पर तो अपने बॉस को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जी अच्छा, मेरी फील्ड ऐसी है कि जो आपको हर चीज़ अर्जेंट होती है। हाँ जी। एंड बहुत शॉर्ट नोटिस पे होती है। जी। जब शॉर्ट नोटिस पे वो चैलेंजिंग जॉब है। जी। पब्लिक रिलेशंस इज नथिंग बट ए चैलेंजिंग जॉब। लेकिन मैंने इसको कभी चैलेंज की तरह नहीं लिया, मैंने इसको हमेशा एंजॉय किया कि यस हमको जो काम दिया गया है जी। उसको ऐसा करना है कि भाई लोग जो है मिसाल दे कि भाई एक ऐसा, जैसे हमारे बैंक में 10 PRO थे जी। 10 में PRO जो भी मैं यहाँ काम करता था हमारा सेंट्रल ऑफिस वाले लिखते थे और PROs को गिविंग माई एग्जाम्पल कि भाई उसने ऐसा काम किया, आपने अपने एरिया में भी अपना ऐसा काम करिए। तो इससे क्या होता है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, हमको और मेहनत करने की इच्छा करती है। तो आजकल के बच्चों में क्या है कि मेहनत नहीं करना चाहते ज़्यादा जी। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, जब तक आप ऊपर आगे बढ़ के देखिए, आप जी उसको देखिए, दूसरों अपने नीचे वाले को मत देखिए, आप जी अपने से जो ऊपर है उसको देखिए कि हमको उस लेवल पे पहुंचना है। सर, जैसे कि आपने कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड की है, नेशनल प्रेसिडेंट आप रह चुके हैं इंटरनेशनल चेंबर ऑफ पब्लिक रिलेशंस में, तो उस समय का आपका कोई अनुभव या उस समय के आपके आप में क्या बदलाव आया उस समय में अपने अनुभवों से, वो कोई एक अनुभव साझा करिए सर। देखिए, लर्निंग इज ए प्रोसेस। यस, यू लर्न टिल यू डाई। मेरा भी जो है हर चीज़ से मेरे को नई सीख लेता हूँ। और मैं जब मैं नेशनल प्रेसिडेंट था, मैंने जो है 22 महीने में 18 प्रोग्राम किए थे। वाह। और कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता था जिसमें 150 से 200 250 लोग नहीं हो। ऑल द प्रोग्राम्स यूज्ड टू बी फॉलोड बाय कॉकटेल डिनर। अच्छा। हाँ, और हुजू ऑफ द सिटी के हम आते थे वहाँ पर, और जो गेस्ट्स होते थे जी, स्पीकर्स होते थे, वो सेलेक्टेड होते थे। ओके। तो लोग जो है हमारा अब बड़े होटल्स में होते थे, छोटी जगह नहीं होते थे जी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जी। जब मैंने चार्ज लिया था जी, आई टुक चार्ज फ्रॉम -16,000। ओके। अब आप तो मेरे को जानते नहीं है जी, अगर मैं प्रोग्राम करने के लिए आपसे पैसे मांगूंगा तो नहीं देंगे आप। हाँ। मैंने 2 प्रोग्राम अपनी जेब से किए। ओके। जस्ट टू डेवलप आवर क्रेडिबिलिटी। तो एक आपको ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ए पर्सन। आपकी क्रेडिबिलिटी जी। तो मैंने जो है उसको 2 प्रोग्राम करने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे पास क्यों रहती थी स्पॉन्सर्स की, सर नेक्स्ट प्रोग्राम मैं स्पॉन्सर करूँगा। वाह, बहुत बड़ी बात है। मैंने ये 18 प्रोग्राम किए, एक से एक टॉप प्रोग्राम किए थे जी, जो लोग आज भी याद करते हैं। लोग कहते हैं कि इतने अच्छे प्रोग्राम कभी देखे, नेशनल लेवल के प्रोग्राम होते थे। एक आपका वो इंसिडेंट्स बहुत, जब आपको एक प्रोग्राम अगले दिन वो कॉन्फ्रेंस थी और एक दिन पहले कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गई थी कि जिससे रात की नींद उड़ जाए, तो वो किस्सा हम चाहेंगे सर आप हमारे साथ साझा करें। इसमें जो था, ये जो ग्लोबल कॉन्क्लेव मैंने की थी जी, बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मैंने। इसमें फॉरेन से भी कुछ लोग डेलीगेट्स आए थे जी, इंडिया के भी डेलीगेट्स थे जी, और कई 600-650 लोगों का अरेंजमेंट किया था हमने। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो उनको इनॉग्रेट करना था जी, और उसके अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर। ओके। तो प्रोग्राम हो गया। जिस दिन प्रोग्राम होना था, दूसरे दिन प्रोग्राम, जिस दिन प्रोग्राम होता था उसके पहले दिन हैदराबाद में बम ब्लास्ट हो गए। दिलसुख नगर जो एरिया में बहुत सारे ब्लास्ट हुए थे ना जी, बहुत सी जगह पे हुए थे जी। तो जो बाहर से आने वाले थे 100 आदमी एक साथ ड्रॉप आउट हो गए। डर के मारे लोग नहीं आते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए आप आउट ऑफ स्टेशन है, वहाँ आपको सुनेंगे हैदराबाद में ब्लास्ट हुए हैं, अब नहीं जाएंगे, या कहीं भी ब्लास्टर नहीं जाएंगे आप जी। तो वो ड्रॉप हो गया। अब मेरे को टेंशन हो गया कि भाई लोकल भी लोग आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ। तो मैंने क्या कहा, रात भर मेरी जो है एक तो नींद उड़ गई जी, क्योंकि मैं आई वाज द प्रेसिडेंट, तो सारा जिम्मेदारी मेरी थी। हाँ। और मैं फिर बताया कि मैं आई वांट टू बी डिफरेंट, और रात भर मैं फ़ोन पे लगा रहा। अच्छा। रात भर मैंने लोगों को फ़ोन किए, जो बाहर के लोगों को फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब नहीं था। लोकल फ़ोन करने के भाई क्राउड तो होना चाहिए वहाँ पे, लोग तो आने चाहिए वहाँ पे जी।
मैं आपको भगवान का धन्यवाद मैं बताता हूँ, मैं भगवान मेरे रेस्क्यू पे आता है, कभी भी कोई तकलीफ होती है भगवान मेरे साथ रहता है। उस दिन दूसरे दिन जो प्रोग्राम शुरू हुआ हमारा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 600 लोगों का अरेंजमेंट किया था, वहाँ पे 650 लोग थे। और लोग अभी भी बोलते हैं कि हैदराबाद में जैसा वो प्रोग्राम हुआ था आज तक पीआर प्रोग्राम पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ है, ना अभी तक हुआ है ना होगा। तो शायद आपकी जगह कोई और होता तो वो ये सोचता कि भाई सबको पता है ये सिचुएशन, तो आई कैन पोस्टपोन द प्रोग्राम। पोस्टपोन करने का भी चांस नहीं था, क्योंकि अरेंजमेंट सारे इतने सब कुछ हो चुके थे, सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका था। पोस्टपोन करके तो हमको बहुत लॉस हो जाता, कि हमको तो हम लोगों के पास इतने पैसे तो होते नहीं है। प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम था जी, तो पोस्टपोन करने का भी चांस नहीं। कल प्रोग्राम में आज कैसे हम पोस्टपोन करें और सक्सेसफुल भी करना है। बहुत सक्सेसफुल रहा था, दैट प्रोग्राम वाज वेरी मच सक्सेसफुल एंड अभी भी लोग उसको याद करते हैं। अभी लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम कब हो रहा है। जो भी मैंने प्रोग्राम्स करता हूँ उसके बारे में लोगों को पसंद आते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम कब हो रहा है। हाँ। तो उससे और थोड़ा सा अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन आता है कि भाई हाँ हमने प्रोग्राम किया, अच्छा प्रोग्राम किया। हाँ। क्योंकि सर देखिए आपके पास कोई स्टोरी नहीं है उस प्रोग्राम में बोलने के लिए, आपके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आप सुनाओगे, आपके पास कोई कविता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अ स्पीच। दैट स्पीच हैज टू बाइंड पीपल। जब वो कोई लोग वहाँ पर आएं और वहाँ से वापस जाएं तो उनको लगे कि हम कुछ लेके जा रहे हैं, हमने जो समय यहाँ लगाया है दैट वाज वर्थ इट, है ना। तो अब हम थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे सर कि कैसे उस कस्बे वाला बच्चा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गया, और कैसे, मतलब मेरे ख्याल से आपके जीवन के भी महानतम उपलब्धियों में एक है कि आपके नाम के पीछे भारतीय अलग के जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमेशा के लिए अंकित है, वहाँ तक कैसे पहुँचे सर? देखिए मैं आपको फिर वही वाली दोबारा फिर आपको रिपीट करने के द कॉस्ट ऑफ द रिपीटेशन में बताऊँगा आपको जी कि मेरा एम बहुत आगे भी है। गिनीज बुक जो रिकॉर्ड है जी, ये एक पड़ाव है। मैंने जो नेशनल लेवल पे कई सारे अवार्ड्स लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स लिए हैं, अब मेरा एम जो है पद्मश्री है। अच्छा। तो पद्मश्री पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा जी। तो ये यहीं पे आके मेरे को रुकना नहीं है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैं कैसे पहुंचा, वहाँ पे आप जो है आपने जो काम किया है जी, मैंने कम से कम 250 से 300 आर्टिकल्स लिखे हैं जी, और बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मैंने किताबें लिखी थी, पब्लिक रिलेशंस ए टूल फॉर सक्सेस। ओके। तो उसमें जो है उसकी 5000 किताबें अभी तक बिक चुकी हैं। दैट इज आल्सो वेरी गुड सक्सेसफुल बुक। एंड इसके बाद में एक किताब मेरी और आ रही है, हिंदी वर्जन आ रहा है। ये बहुत मतलब एक तरह से आप रिस्क उठा रहे हो, लेकिन ये बहुत ही तारीफ के काबिल कदम है सर कि हिंदी में पुस्तकों को लेके आना। क्योंकि मुझे अपनी राष्ट्रीय भाषा से प्यार है, तो जब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है, तो उससे प्यार है, तो उसके लिए भी हमको अपना लिए करना, अपने देश के लिए जी। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो है फॉर मी फर्स्ट इज माई कंट्री, मेरा देश मेरे लिए पहले है, बाकी सब कुछ बात है। बिल्कुल बात। तो इसलिए वहाँ पे जो है जहाँ भी मैं जाता हूँ जी, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता हूँ कि मैं अभी भी खाली नहीं बैठा हूँ। आई एम 68 नाउ। यस। लेकिन मैं खाली नहीं बैठा, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो वहाँ तक पहुँचे कैसे सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक? वो बात ऐसे पहुँचे कि वहाँ पे जो है हमने जो कार्य किया था उसमें तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा। उसमें कोई एंट्री वगैरह नहीं होती, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। जैसे मैंने जो है करीब जब मैं जॉब करता था, अभी भी लोगों को 250 से 300 लोगों को मैंने जॉब लगाया है। अच्छा। सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, पब्लिक रिलेशंस फील्ड में एक्टिविटीज, इन सब के बेस पे कि दैट इज द बेस्ट पीआर पर्सन इन द कंट्री, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। भाई हमने कुछ पीआर के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अब आर्टिकल, हर आदमी आर्टिकल तो दे नहीं सकता, हर आदमी लेक्चर तो नहीं दे सकता। मैं इवन आईएएस को भी लेक्चर देता हूँ, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, वहाँ लेक्चर देता हूँ। मेरा क्या एम है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीआर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि फाइनली जो एक डेस्टिनेशन है पब्लिक रिलेशन, बताता हूँ आपको जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। इसमें हाँ, जो है अगर आपने पीआर कर लिया जी, अगर आप एक्सपर्ट हैं पब्लिक रिलेशंस के, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये आपको सक्सेस, मैं कहता भी उन लोगों को बताता हूँ कि इफ़ यू आर परफेक्ट इन पीआर, यू नीड नॉट टू रन आफ्टर सक्सेस, सक्सेस विल फॉलो यू।
सो ये हमारा एम है कि बच्चों में, छोटे बच्चों से बड़े को, सबको मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करता हूँ कि उनको बताऊँ कि भाई तुमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। PR इज़ नथिंग बट ए मीडियम, अ गाइडिंग टूल, अ मीडियम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गए। और क्या वो प्रसन्नता का क्या माहौल था सर जब वो आपको पता चला कि सिलेक्शन हो गया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिग अचीवमेंट, एक्चुअली दिस इज बिग अचीवमेंट फॉर मी। यस, उसके लिए आपको सबकी शुभकामनाएं भी मिली होंगी देश में बड़े बड़े हस्तियों से। उसमें उन लोगों की शुभकामनाएं मिली। मैं सबसे बड़ी शुभकामनाएं मेरे साथ मेरे मदर फादर की शुभकामनाएं है, मेरे दोस्तों रिश्तेदारों की सबकी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अपने से बड़े को से तो आशीर्वाद लेके चलता हूँ, छोटे को भी इज्जत देता हूँ। तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है कि भाई ये आदमी जो है थोड़ा सा अच्छा आदमी है, नेचर अच्छी है, बातचीत करने का ढंग अच्छा है, रिस्पेक्ट देता है, उसी से आपके रास्ता बनते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर आप इतने सारे विदेशों में घूमे हो, आप इतने सारे कंट्रीज़ गए हो, तो पर्सनली आपको कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों? मैंने कंट्री तो बहुत सारे घूमे हैं जी, और सबसे ज़्यादा कंट्री खूबसूरती में मेरे को लंदन लगा। लंदन? जी, अच्छा, लंदन लगा। उसके बाद जो है अगर नेचुरल ब्यूटी देखनी है आपको जी, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बहुत ही प्यारा कंट्री है, शांत कंट्री है, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह नहीं है, देयर इज नो ट्रैफिकिंग, 50 लाख पॉपुलेशन है वहाँ की। बिल्कुल। और इतना बड़ा शायद न्यूजीलैंड ही एक ऐसा कंट्री था जहाँ कोविड ने सबसे कम इफेक्ट किया। जी हाँ, और वहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि देयर इज नो स्नेक ऑन दैट आइलैंड, स्नेक फ्री आइलैंड है, जबकि इतने सेफ है, इतने ग्रीनरी है, फॉरेस्ट्रीज हैं, इतने फॉरेस्ट है, कुछ कहने नहीं, लेकिन एक भी स्नेक नहीं है, एक भी स्नेक और खूबसूरती नेचुरल ब्यूटी जो है आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे न्यूजीलैंड के। जी, यहाँ पे जो है ये लंदन का जो मैं बताया आपको, जी, ये इसमें जो है आपका बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बहुत खूबसूरत है, लोगों को बातचीत करने का ढंग, काफ़ी वहाँ पे जो है हिस्ट्री है, जी, यू कैन गो थ्रू द हिस्ट्री, एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दुबई, अच्छा, द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, डिसिप्लिन कंट्री इन द वर्ल्ड। उनका इकोनॉमी मालूम किस पे चलता है? डिसिप्लिन पे चलता है। पेनाल्टी इतनी ज़्यादा है कि आप जो है अगर आपने कुछ रेड लाइन क्रॉस कर दी, जी, आपको भयंकर पेनाल्टी पड़ेगी, आपको 25,000 दिरहम्स अगर आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी। बाप रे। रोड पे आपको कोई सिपाही कहीं नहीं दिखाई देगा, पुलिस कहीं दिखाई नहीं देगी आपको, सब कुछ सर्वेलेंस पे होता है, सर्वेलेंस पे होता है। स्पीड क्रॉस की, उस पर आपको फ़ौरन टिकट आ जाएगा। रात के 12 बजे भी एक लेडी है या कोई भी है जी, वहाँ पे आराम से वो निर्भयता से घूम सकती है बाहर, कोई उसको भय की आवश्यकता नहीं है कि मैं रात के समय अकेली निकली हूँ, कोई डर नहीं, किसी भी तरह। वहाँ पे आप पीने के ड्रिंक्स करने के बाद आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए जी, फ़ौरन आप रिपोर्ट कर दी जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह लागू करना पूरे देश में कि कोई भी उससे बच ना पाए। एक एग्जाम्पल जैसे सेट हो कि भाई ऐसे हो तो ऐसे होगा, एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और वहाँ पे उसके अलावा क्या, ये तो डिसिप्लिन हो गया, वहाँ पे खूबसूरती बहुत है। दुबई में आपको जो है कहीं भी आप जाइए, एक से खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं। दोनों मैन मेड और नेचर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप दुबई विजिट करिए। जबकि ये डेजर्ट था जी, और उसमें उन्होंने डेजर्ट को कैसे स्वर्ग बनाया हुआ है, ये आपको देखना चाहिए। यूएस है जी, यूएस इज वेरी बिग सिटी, वास्ट सिटी, उसकी अलग अपनी ब्यूटी है, अपनी अलग नेचुरल ब्यूटी है, मॉन्यूमेंट्स हैं। वहाँ हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, 400-500 साल पुरानी हिस्ट्री है खाली वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे जो है कल्चर है थोड़ा बहुत, और वहाँ पे आपको एक लर्निंग आपको जैसे मिल सकती है, आप कह सकते हैं कि आपको सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपको लर्निंग वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमी है जी, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हर कंट्री का देखिए अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग खास। हमारे मैं तो बताऊंगा सबसे ज़्यादा तो अपने को मुझे जो है मेरा भारत देश पसंद है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत तो प्राकृतिक और मैनमेड दोनों ही चीज़ों का इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है कि जब तक, और मैं तो कहती हूँ जब तक आप अपने देश को एक्सप्लोर नहीं करोगे आपका बाहर जाना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। आपको ईश्वरीय साक्ष्य हैं, तो आपको प्राकृतिक सुंदरता है, आपका विश्वास बढ़ाने का बहुत कुछ है। तो सर हमने बात की आपके
पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में। अभी हमको लगता है कि आप उन लोगों में हो जो एक लक्ष्य को अचीव करने के पहले सोच के रखते हैं कि अच्छा ये मिल जाए तो अगला मेरा लक्ष्य वो है। तो अगला लक्ष्य आपका क्या आपने सोच रखा है? मैंने भी आपको बताया था कि हो सकता है कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस हो जी। मेरा लक्ष्य है कि मेरे को जो है पद्मश्री तक पहुंचना, कम से कम पद्मश्री तक तो मेरे को पहुंचना है जी। मेरे अंदर एक इच्छा थी कि देश के लिए कुछ काम करूं जी। मैंने जो है डिफेंस में भी गया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। फिर घर वालों ने मेरे को नहीं भेजा, पायलट ऑफिसर के लिए हुआ था मेरा। अच्छा। घर वालों ने नहीं भेजा था। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जाके फ्रंट पे जाके लड़ूं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि अपने जो हमारा दिल के अंदर है उसको मैं पूरा करना चाहता हूं कि बॉर्डर पे जाके देश के लिए, हालांकि आप जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप शिद्दत से कर रहे हैं, आप सिंसियरली कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, वो भी देश की सेवा है, देशभक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा उससे आगे बढ़ के वहाँ तक जाने का कुछ इरादा है। आपको यूनिफॉर्म को छूना है? यूनिफॉर्म को छूना है वो तो अब तो मुश्किल है, लेकिन चांस तो नहीं है। लेकिन ये हमारा एक इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। वो बताया ना, डेस्टिनी, जो आप डेस्टिन्ड हैं। अभी भी आपको पता नहीं है सर, डेस्टिनी का किसी को पता नहीं होता। क्या पता, अभी ईश्वर की दया रहे, आप बहुत वर्ष तक जिएंगे और क्या पता कभी आपको उस यूनिफॉर्म को भी छूने का अवसर मिल जाए। दोनों ही चीज़ों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब तक आप किसी चीज़ के लिए सोचेंगे नहीं, आप पा नहीं सकते। नहीं पा सकते हैं। जब तक रात दिन आप कोई सपना नहीं देखोगे ना, तो रात का सपना जब दिन में आपको प्रेरित नहीं करेगा कि अगली बार जब आप रात में सोने जाओ तो नहीं, उस सपने के लिए मैं कुछ करके आया हूँ, तब तक तो फिर निर्लक्ष्य जीवन है। जीवन का लक्ष्य तो कुछ होना ही चाहिए। बहुत जरूरी लक्ष्य लेके अगर आप चलेंगे कि भाई आपको कहाँ पहुँचना है। जब आपने एक लक्ष्य बनाया कि हमको वहाँ पहुँचना है, उसके आसपास तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे ही नहीं, पहुँचेंगे ही ना। अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो आप भटकते रहेंगे, इधर जाना किधर जाना कुछ मालूम नहीं होता है। तो हमारे लिए एक लक्ष्य बहुत जरूरी चीज़ है। मैं आज की जनरेशन को ये बताना चाहूँगा, उनको सलाह देना चाहूँगा जी कि भाई एक अपना लक्ष्य बनाइए आप जी। आपको अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, कहाँ जाना है, उस लक्ष्य को निर्णय करने के लिए आप समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब एक बार आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आपको उसके रास्ते खुद ही ढूंढने हैं, मिलेंगे रास्ते। हाँ, अगर आपने जो है लक्ष्य बनाया है जी, अगर आप लक्ष्य बना के उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे, रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। आपको लगा कि कहीं दोहराहा है, लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो आप नेचुरली अपना रास्ता खुद चुन लोगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि शब्दों की उक्तियां बहुत हुई, शब्द अब प्रयुक्त हो तो संशयों को हटाकर निर्णयों की ही बात हो। तो इस तरह हम आ पहुँचे हैं हमारे एपिसोड के अंत तक। और डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल जी जो संवाद के नायक हैं, उनके लिए हम यही कह सकते हैं कि वो महफिल में जादू की अक्सर चलकर चाल जाता है और बातों से ही सम्मोहन का मंत्र डाल जाता है। तो आज का हमारा एपिसोड चमेली का अब हम अंत तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल जी आपका हमारे चमेली में पधारने के लिए। आपके 2 लाइनें आपके लिए भी कहना चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है। ये शूट करेंगी नहीं करेंगी ऑकेजन को। हम ही नहीं तुम्हें सभी लाजवाब कहते हैं, हम ही नहीं तुम्हें सभी लाजवाब कहते हैं, चमन के फूल भी तुमको गुलाब कहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ साथ आज की जनरेशन के लिए भी मैं ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इस तरह से आप आगे बढ़िए कि आपको सब लोग लाजवाब कहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली बार फिर एक व्यक्तित्व से मिलने के लिए चमेली की सुगंध लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मैं वर्षा दूरदर्शन टीम यादगिरी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।